Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on the compulsory subject that is coming in bachelor degree courses for BA, BCom, BBA, BCA and NC web streams of Delhi University and different colleges that are in the Delhi University. Okay. सो आज का जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं तो वो बेसिकली रहेगा इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए, इन्वायरमेंट का स्टडी शुरू करने से पहले आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो आप जो भी स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को ले रखे हैं अपने यूनिवर्सिटीज वगैरह में, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यहाँ से जो भी नोट्स आपको मिलता है दैट यू कैन यूज फॉर गिविंग योर एग्जाम्स इन द इन्वायरमेंटल स्टडीज, दैट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ में से, तो आप ये सारे टॉपिक्स को आप कवर अप कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से होता है। देखो, यहाँ पे जो टॉपिक्स होता है उसमें जो पहला टॉपिक होता है वो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटल साइंस हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, तो ये हर एंगल से सोचता है, हर एंगल से ये सोचता है कि किस तरीके से हम कौन कौन सब्जेक्ट्स को कंपाइल करके हम इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ते हैं। ठीक है, उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा फर्स्ट में, सेकंड में आपको हाइड्रोस्फीयर मिलेगा, थर्ड में आपको लिथोस्फीयर मिलेगा, फोर्थ पे आपको बायोस्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कौन सा होता है जिसमें हम सांस ले रहे हो, जो गैस वाला लेयर है। हाइड्रोस्फीयर कौन सा है, जो कि पानी वाला लेयर है। लिथोस्फीयर कौन सा है, जो कि आप जमीन जिसपे आप खड़े हो, जिसपे आप घर बना रहे हो, जिसपे पेड़ उग रहा है, वो सारे के सारे लिथोस्फीयर है। देन कम्स बायोस्फीयर जिसमें जीव जंतु रहते हैं। ओके, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी चीज का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है स्कोप। तो स्कोप और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने के लिए क्या बेनिफिट्स होता है, किस तरीके से उसमें जो आपका डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से आप इस साइंस का यूज कर सकते हो आगे चल के डे टू डे लाइफ में, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन कम्स कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी जो होता है वो ये बताना चाहता है कि आपका जो रिसोर्स है, किस तरीके के रिसोर्सेस होते हैं हमारे अर्थ पे, उनका प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है ताकि वो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए वो अवेलेबल रह सके। तो इस चीज पे हम पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज से रिलेटेड होगा। देन कम्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। तो किस किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया गया है, क्या हिस्ट्री रहा है, इन सब चीजों पे भी हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर जो होगा वो लेक्चर 1 होगा। तो लेक्चर 1 में हम बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज पे ही डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में करेंगे और धीरे धीरे बाकी सब लेक्चर्स भी हम रिवाइज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, क्या क्यों है ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों है ये चीज हम देखते हैं। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करूं या इन्वायरमेंटल साइंस की बात करो, दोनों ही। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो, वो होता क्या है, इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, बिकॉज इट इनकम्पासेस। इनकम्पास का मीनिंग होता है कि ये कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट मतलब बहुत सारी चीजें इसमें होती है। कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड इश्यूज। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए इश्यूज जो होते हैं वो सब इसमें मौजूद होते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको लिखना है तो आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा
तरीके का मटेरियल है जिससे आप आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इनकम्पासेस मेनी इंटरकनेक्टेड इश्यूज इन्वॉल्विंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर है? तो पहली बात तो वो बोलता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं, तो इन्वॉल्विंग ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स का यूज बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक इशू है। जैसे कि कोरोना था, तो कोरोना जो था वो भी एक तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन पे काफी इफेक्ट डाला है, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन का इश्यूज है। देन कम्स अर्थ का नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जो कि खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि तेल है, जैसे कि आपका किसी तरीके का पेट्रोलियम है जो कि खत्म हो रहा है, इस वजह से वो भी एक इशू है। ठीक है, देन कम्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या होता है, कि आपका बहुत तेजी से पॉल्यूशन, मतलब जो होता है कि एयर वाटर सॉयल, जिसमें कि आप जो होता है पॉल्यूशन कर किया जाता है बाय ह्यूमंस। ठीक है, उस चीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है, इट कंबाइंस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन्स पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ज्योग्राफी, जिसमें कि आप सरफेस ऑफ अर्थ पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जियोलॉजी भू विज्ञान, जिसमें आप जमीन के अंदर के बारे में स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सोशियल डेमोग्राफिक, ठीक है, सोशियल डेमोग्राफिक, ओके, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जिसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, लॉ, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं, एथिक्स भी पढ़ रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चे सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये लागू होता है कि सोसाइटी पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है, वो भी एक एस्पेक्ट है। इसलिए वहां पे भी हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम पढ़ते हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो कोई भी चीज, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, कोई भी चीज अगर हमको सराउंड कर रहा है, मतलब हमारे चारों तरफ है, तो उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। और वही सराउंडिंग जो होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। कोई भी चीज हो उसमें, कोई भी चीज, ठीक है, उसमें शायद एबायोटिक हो या बायोटिक कंपोनेंट हो, जिसमें जान है, सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो, वो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। ओके, क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अगर आएगा कि हाउ द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज हेल्प्स टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडी इज कंसर्न्ड विद वैरायटीज ऑफ इशू इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, प्रोटेक्शन करना जरूरी है क्योंकि वो खत्म हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है, पॉल्यूशन अगर पैदा कर रहे हो तो उसको रोकने की जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज क्या, पॉल्यूशन को मैनेजमेंट करने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी तरीके बताता है। साथ ही साथ क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द इन्वायरमेंट, ये भी हम देखते हैं डेमोग्राफिक में। डेमोग्राफिक जो साइंस है उसमें हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो कर रहा है और उसका क्या प्रभाव है इन्वायरमेंट में, इस चीज पे हम स्टडी कर रहे हैं। To solve these complex environmental issues, a multidisciplinary approach is necessary। अभी क्यों जरूरी है? देखो, बहुत सारे डिसिप्लिन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू से इसको समझने की जरूरत है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप कोई भी तरीके का पोल्यूशन करते हो तो उससे सिर्फ एक तरीके का इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होता। जैसे कि पानी पोल्यूट हुआ तो बायोस्फीयर भी पोल्यूट होगा, क्योंकि वो गंदे पानी को कोई अगर जानवर हो या कोई इंसान पी रहा है तो वो बायोस्फीयर में घुस रहा है, तो घुसने की वजह से वहां से भी इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर उस वाटर में जो आपने पोल्यूटेंट डाला है उससे कोई फ्यूम्स निकल रहा है, ठीक है, कोई धुआं निकल रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका वो एयर में रिलीज हो रहा है, तो वहां से भी पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पीयर्स में इंटरलिंकिंग होने की वजह से आपको हर तरफ से उसको स्टडी करने की जरूरत होती है। ठीक है, so these issues are linked to several sectors such as agriculture, land degradation, economic loss, pollution of natural resources, forestry and habitat fragmentation। habitat fragmentation मतलब क्या है, जहाँ पे जीव वगैरह रहते हैं उनको, उनका, जहाँ पे कोई जीव रहता है तो उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो उसका हैबिटेट होता है। ठीक है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन मतलब हैबिटेट का नष्ट होना। ठीक है, हैबिटेट भी नष्ट हो रहा है। ओके,
सो इस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द मल्टीडिसिप्लिनरी ऑफ नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दीज चैलेंजेस। इसीलिए हर तरीके के सब्जेक्ट से जब तक आप उसको डील नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो कंप्लीट उसका जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट का ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज और स्पीयर्स, वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट्स के थ्रू से ही उसको समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आप सब इसमें से ये जो सब्जेक्ट है आपका जो बैचलर डिग्री के कोर्सेस में है, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन मेक these notes and use for your एग्जाम्स। आप इसको एग्जाम्स में यूज कर सकते हो और प्रॉपर नोट्स बना के आप क्या आप एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।